यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है कोलंबो ओवरथ्रो। तो ये है श्रीलंका का प्रेसिडेंट्स हाउस और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स अंदर जा चुके हैं। अब श्रीलंका में इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है। अब इकोनॉमिक कोलैप्स के रीज़न क्या है, तो श्रीलंका में फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों ख़त्म हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका की इकॉनमी मेनली टूरिज्म डिपेंडेंट है। पैंडमिक और ईस्टर अटैक्स की वजह से जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, जिसकी वजह से इनका कंट्री यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स एक्यूमुलेट नहीं कर पाया। दूसरा रीज़न इनकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल इनकी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ये थी कि हम यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को बैन कर देंगे और यहाँ पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एज सच अच्छा डिसीजन है, लेकिन सोच कर ट्रांजिशन करना होता है कि शॉर्ट टर्म में आपकी ईल्ड कम हो जाएगी। तो ये सब इन्होंने नहीं सोचा कि हमारी ईल्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस का एक रीज़न ये भी है। बाकी इन्होंने जो चाइना से लोन्स लिए वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपना रेजिग्नेशन देने को कह रहे हैं। श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा विल स्टेप डाउन नेक्स्ट वेंसडे। वॉलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का ही ये कहना है कि हम यहाँ पर रिज़ाइन कर देंगे। द कंट्री इज स्ट्रगलिंग अंडर अ सीवियर फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज। तो यहाँ पर इनके पास फॉरेक्स नहीं है और इनके पास इतने भी फॉरेक्स नहीं है कि ये यहाँ पर असेंशियल्स को इम्पोर्ट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल इनके पास फ्यूल के लिए भी फॉरेक्स नहीं है, फूड मेडिसिन किसी के लिए भी इनके पास यहाँ पर फॉरेक्स नहीं बचे हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पर 70% एक्सपेक्टेड है कि 70% हो जाएगा, अभी 55 के आसपास है। द इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप्ड क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इनका जो टूरिज्म इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था और ये यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पाए थे। इट हैज़ बीन कंपाउंडेड बाय द बिल्ड अप ऑफ हेफ्टी गवर्नमेंट डेट। इसके बाद इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से इनका जो एग्रीकल्चर है वो भी यहाँ पर डेवास्टेट हो गया। फर्टिलाइज़र बैन को इन्होंने बाद में रिवर्स भी कर दिया था, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। तो ये यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है। जो सेकंड न्यूज़ है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू श्रीलंका, इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये थर्ड न्यूज़ में कुछ भी नया नहीं है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आता नहीं है, तो लेस इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर लेते हैं। AMU सीक्स सेंटर नोड टू कन्फर डिग्री ऑन सऊदी प्रिंस MBS। तो यहाँ पर जो मोहम्मद बिन सलमान है, तो जो AMU है वो इनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री देना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर की परमिशन चाहता है AMU। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज सॉट द सेंटर्स परमिशन टू कन्फर एंड ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री ऑन द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान। अब AMU का ये भी कहना है कि इसकी वजह से सऊदी अरेबिया और हमारे रिलेशंस और ज़्यादा डेवलप होंगे, तो इसके लिए इनको परमिशन चाहिए और ये इसीलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी सर्विस की है और इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल अफेयर्स। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है। अब जोनल काउंसिल जो है 5 जोनल काउंसिल हैं जो कि 1957 में सेटअप की गई थी। कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर यहाँ पर 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी 1957 में। अब क्यों बनाई गई थी, जोनल काउंसिल का काम क्या है, तो बेसिकली इनका काम ये था कि जो भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर डिस्कशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑन इश्यूज जो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिवर शेयरिंग का एक इशू हो सकता है, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ के डिस्कशन के लिए यहाँ पर जोनल काउंसिल बनाई गई थी। चेयर कौन करता है जोनल काउंसिल को, तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं जोनल काउंसिल को। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि कौन यहाँ पर जोनल काउंसिल को चेयर करता है। तो यूनियन होम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दीज जोनल काउंसिल्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर जोनल काउंसिल ने स्टेट्स ने बताई, तो पहला जो इशू है दैट इज रिवर वाटर शेयरिंग। दूसरा सेफ्टी ऑफ विमेन। थर्ड यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ फास्ट ट्रैक ऑफ कोर्ट्स। चौथा यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की इशू को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई और रूरल बैंकिंग को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस किए गए। द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ शेयरिंग रिवर वाटर अमंग द मेंबर स्टेट्स वर डिस्कस्ड। तो इसके लिए यहाँ पर होम मिनिस्टर का यही कहना है कि इसके लिए हमें कॉर्डियल अप्रोच अपनानी चाहिए और यहाँ पर टाइम बाउंड सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। शाह स्ट्रेस्ड अपॉन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स। तो यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है तो उसके लिए यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स होने की ज़रूरत है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर डिस्कशंस हुए। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक डेटा है जो शुगर केन प्रोडक्शन है इंडिया में वो 1950-51 के दौरान 399.25 मिलियन टन्स था, लेकिन 2020-21 में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है
बेसिकली उस समय 57.05 मिलियन टन था, लेकिन 2020-21 में 399.25 मिलियन टन हो गया, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और उत्तर प्रदेश टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर था 2020-21 में विद टोटल प्रोडक्शन ऑफ 177.67 मिलियन टन। तो 1950-51 में 57.05 मिलियन टन शुगर केन प्रोडक्शन था, और ये इंक्रीज होकर लगभग 400 मिलियन टन हो चुका है। और यहाँ पर यूपी जो है वो टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर था 2020-21 में। वैसे ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बस हमने डिस्कस कर लिया कि यूपी यहाँ पर टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर था। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हाउ मच टू पीपल केयर। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है, कि यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, लेकिन मिडिल क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ऑथर ने कंपेयर किया है 19th सेंचुरी के मिडिल क्लास को और आज के मिडिल क्लास को। तो बाई कॉन्ट्रास्ट लुक एट द फ्रीडम मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इंडिया, देयर वॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ रिच पीपल, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पुअर थे। फिर यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर आए कि हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और जिन लोगों को यहाँ पर एजुकेशन मिली फिर बाद में उन्होंने एक मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूट किया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड टीचिंग इन इंग्लिश इन द वेस्टर्न लीगल सिस्टम गेव राइज टू एन एजुकेटेड इंटरमीडिएट दैट बिकेम द मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास ही थे जो कि यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट में इनका यहाँ पर मेन पार्ट था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इमर्ज्ड एन इंटेलिजेंशिया ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिन्होंने यहाँ पर कोर ऑफ द मिडिल क्लास को कॉन्स्टिट्यूट किया। बारिंग अ हैंडफुल, ज़्यादातर लीडर्स जो यहाँ पर आईएनसी के थे वो यहाँ पर मिडिल क्लास से आते थे, और उन्होंने यहाँ पर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किया। फिर यहाँ पर नाम बताए गए हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्रेडिट ऑफ स्प्रेडिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस ऑफ द पीपल, ऑर्गेनाइजिंग नेशनल लिबरेशन मूवमेंट एंड अल्टीमेटली इमेंसिपेटिंग द कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल। तो बेसिकली इस जो सेक्शन है, जो मिडिल क्लास सेक्शन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कंट्री को इमेंसिपेट कराने के लिए। तो ये यहाँ पर ऑथर ने कहा, और यहाँ पर मिडिल क्लास ने फ्रंट से लीड किया था। तो वॉट डिस्टिंग्यूज द मिडिल क्लास लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स वॉज देयर टोटल अनसेल्फिशनेस। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए आज़ादी मांगी। अब यहाँ पर आज के मिडिल क्लास से कंपेयर किया गया है। दैट मिडिल क्लास is absent today. Nothing seems to steer the middle class out of their self-imposed isolation. तो यहाँ पर प्राइस राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर इंटरनल माइग्रेशन 2020 में लॉकडाउन की वजह से जो यहाँ पर माइग्रेशन देखने को मिला, कोविड रिलेटेड जो डेथ्स हुई, फिर यहाँ पर पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के जो यहाँ पर तौर तरीके हैं काम करने के, ह्यूमन राइट्स को कैसे डिनाइल होता है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है, मुस्लिम्स का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, क्रिश्चियंस का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया जा रहा है, ऑप्रेसिव लॉज हैं यहाँ पर, इंस्टीट्यूट को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्टोरल मैंडेट्स को ओवरटर्न किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए रेफरेंस है कि ओवरटर्निंग ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स। फिर यहाँ पर हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ। तो ऑथर का कहना है इतने सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मिडिल क्लास को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लेट मी इलस्ट्रेट विद द फ्यू रिसेंट डेवलपमेंट्स। अब यहाँ पर कुछ बताया गया। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वहाँ के स्पीकर थे मिस्टर नाना पटोल, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया था। फिर इनके रेजिग्नेशन के बाद कुछ रूल्स में चेंज किया गया। रूल्स में ये चेंज किया गया कि इससे पहले जो स्पीकर के इलेक्शन होते थे वो सीक्रेट बैलेट से होते थे, लेकिन रूल्स में चेंज करके ये कहा गया कि स्पीकर के इलेक्शंस जो होंगे वो यहाँ पर ओपन वोटिंग में होंगे। फिर गवर्नर को ये कहा गया कि आप एक डेट फिक्स कर दो फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने डेट फिक्स करने से मना कर दिया। गवर्नर का ये कहना था कि आपने रूल्स को चेंज किया है तो ये रूल्स जो है अभी कोर्ट के सामने डिस्प्यूट में है, तो जब तक कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर स्पीकर के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, और मैं यहाँ पर स्पीकर के इलेक्शन की डेट फिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट बनती है और ये वाली गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नर से रिक्वेस्ट करती है कि आप डेट फिक्स कर दो फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, तब यहाँ पर गवर्नर जो है डेट दे देते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो बेसिकली यहाँ पर कंट्रास्ट है, क्योंकि अभी भी तो यहाँ पर ओपन वोटिंग सिस्टम से ही वोट किए गए, तो अब यहाँ पर क्यों नहीं कहा गया बाय द गवर्नर कि ये डिस्प्यूट कोर्ट के सामने है, जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने ये एग्जाम्पल दिया। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का। तो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जो मिडिल क्लास है वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, फिर नेटफ्लिक्स देखता है, आईपीएल क्रिकेट देखता है, और उससे कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। फार्मर्स यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो यहाँ पर सोल्जर के कैंडिडेट है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो अग्निपथ प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। स्मॉल नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट इज फाइटिंग। आई वंडर इफ द मिडिल क्लास रियलाइजेज दैट द आउटकम ऑफ दीज बैटल्स विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अब नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे हाउ डेमोक्रेसी ग्रोज वीक। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये
जो परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर वीकन होती है। तो ऑथर ने कहा है कि सिर्फ परिवारवाद से ही डेमोक्रेसी वीकन नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वीकन होती है। फॉर एग्जांपल, जब जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता है उन लॉस के अंदर जो कि टेररिस्ट के लिए बने हैं, तो इससे भी डेमोक्रेसी वीकन होती है। जब डिसिडेंट्स जो भी यहाँ पर अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है, जब उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनकी कोई यहाँ पर गलती भी नहीं होती है, तो इससे जो डेमोक्रेसी वो वीकन होती है। जब ईडी और सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को यूज़ किया जाता है अपने ओपोनेंट्स को शांत कराने के लिए, तो इससे डेमोक्रेसी वीकन होती है। फिर यहाँ पर कोई राइट करता है और दूसरे दिन उनके घरों को डिमोलिश कर दिया जाता है बिना किसी प्रूफ के, तो इससे डेमोक्रेसी वीकन होती है। तो व्हेन बुलडोजर्स अपीयर द डे आफ्टर अ राइट एंड डिमोलिश द होम्स ऑफ राइटर्स विदाउट प्रूफ, तो इससे डेमोक्रेसी वीकन होती है। फिर यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान प्रेस को सेंसर कर दिया गया था, तो ये सबको पता है क्योंकि इसके लिए रूल्स निकले थे। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि आज जो हमारा मीडिया है वो पूरी तरीके से लैपडॉग मीडिया हो गया है। तो मीडिया को यहाँ पर वॉचडॉग मीडिया होना चाहिए, लेकिन हमारा मीडिया पूरी तरीके से लैपडॉग मीडिया हो गया। तो ये एक तरीके से प्रेस सेंसरशिप ही है, क्योंकि लोगों तक जो जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन वो नहीं जा पा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम बताई गई है कि यहाँ पर जो भी न्यूज़ होती है उसको शुगर कोट करके लोगों को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है। तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने पॉइंट बताए हैं। तो जो इंडिया की जर्नी है, अगर हम देखें तो हम पूरी तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से हम यहाँ पर इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो हम इसको वीक नहीं होने दे सकते हैं। तो इंडियाज़ जर्नी एज अ मॉडर्न नेशन स्टेट हैज़ बीन डैमेज्ड बाई यर इनएबिलिटी टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड बाई अदर इकोनॉमिक एंड सोशल फेलियर्स। लेकिन हमें एक चीज़ का गर्व होना चाहिए, वो है हमारी डेमोक्रेसी, और हमें डेमोक्रेसी को किसी भी तरीके से वीकन होने से रोकना है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द्रविड़ नायडू वंस अ बिलीफ नाउ पार्टी टूल। तो द्रविड़ नायडू यहाँ पर एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा डीएम के लीडर हैं ए राजा। उन्होंने ये कहा था कि हम सेपरेट तमिलनाडु की डिमांड करेंगे अगर हमें ऑटोनॉमी नहीं दी गई। तो अनदर हाई वोल्टेज डिबेट इरप्टेड इन तमिलनाडु लास्ट वीक व्हेन डीएमके लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ए राजा ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ ए सेपरेट तमिलनाडु, जिसको कि यहाँ पर द्रविड़ नायडू की तरह रेफर किया गया है। अब द्रविड़ नायडू जो है, ये इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये इशू फिर खत्म कैसे हो गया और वापस से कैसे स्टार्ट हो गया, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एट अ पार्टी मीटिंग राजा आस्क्ड द बीजेपी रूल सेंटर कि यहाँ पर द्रविडियन पार्टी को कंपेल ना किया जाए कि वो अपनी डिमांड को वापस से रिवाइव कर दें कि उनको यहाँ पर द्रविड़ नाडू चाहिए। तो डू नॉट पुश अस टू रिटर्न टू द पेरियार रूट। तो आपने यहाँ पर पेरियार के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली पेरियार की भी ये डिमांड थी कि एक द्रविड़ नाडु बनना चाहिए। तो डू नॉट कॉर्नर अस, डू नॉट फोर्स अस टू रेज अ सेपरेट तमिलनाडु डिमांड अगेन। तो यहाँ पर तमिलनाडु की यही डिमांड है कि तमिलनाडु को स्टेट ऑटोनॉमी दी जाए, नहीं तो उनके यहाँ पर जो द्रविड़ नाडु की डिमांड है, ए राजा का ये कहना था, वो यहाँ पर द्रविड़ नाडु की डिमांड करने लगेंगे, सेपरेट तमिलनाडु की डिमांड करने लगेंगे। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग राजाज रिमार्क्स। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि ये ऑथर जो है ये राजा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये उनको पूरी तरीके से समझते हैं। अब ऑथर ने ये कहा है कि जो सेंटर है वो पुश करता है वन नेशन वन रिलीजन वन लैंग्वेज, तो ये नहीं करना चाहिए। जो हमारा कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो जो डाइवर्स एथनिक आइडेंटिटीज़ है उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ऐसे आप पुश नहीं कर सकते कि वन रिलीजन वन लैंग्वेज ये होना चाहिए, तो यू इनएविटेबली फोर्स अदर एथनिसिटीज़ टू पुश बैक। तो ये नहीं करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है। जो रूलिंग डीएमके है वो ऑफशूट है द्रविड़ कज़कम का। द्रविड़ कज़कम एक मूवमेंट था जो कि सोशल इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट था। तो द्रविड़ कज़कम एक तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो कि सोशल इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट था, और पेरियार जो एक सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने यहाँ पर द्रविड़ कज़कम को फाउंड किया था। फर्स्ट कॉइन द टर्म द्रविड़ नाडु इन द 1920s। तो यहाँ पर पेरियार ने द्रविड़ नाडु के टर्म को कॉइन किया था, और इनका ये मानना था कि हिंदू जो तमिल्स हैं उनको लिबरेट करना है फ्रॉम द कास्ट रिडन हिंदू रिलीजन, क्योंकि हिंदू में जो कास्ट है उससे अगर हमें दूर रहना है तो उसके लिए हमें तमिल्स को लिबरेट करने की ज़रूरत है। Periyar's aspiration for a separate country was based on the notion of a different और यूनिक आइडेंटिटी, और इनका एजम्पशन ये था कि जब तक इंडिया में मनु के डिसेंडेंट्स रहेंगे तब तक कास्ट रहने वाली है। तो हिज assumption that the caste system would persist in India as long as the descendants of Manu were in place led him to the idea। इसीलिए इन्होंने डिमांड की कि इनको यहाँ पर सेपरेट द्रविड़ नाडु चाहिए। When he realized कि जो कास्ट इम्बेलेंसेज हैं वो रहने ही वाले हैं, वो नहीं जा सकते, तब इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन टेम्परेरी पीरियड के लिए रिजर्वेशन इसका सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें सेपरेट द्रविड़ नाडु चाहिए। तो व्हेन ही रियलाइज्ड कास्ट इम्बैलेंसेस वर अनअवॉइडेबल ही मूटेड रिजर्वेशन एज अ प्रोविजनल सोल्यूशन फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन, बट ऑफ कोर्स उनका ये था कि ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पर द्रविड़ नाडु को इस्टेब्लिश करना है। टू प्रोवाइड बैलेंस एंड कोहेरेंस टू द द्रविड़ नाडु नोशन, फिर पेरियार
कर्नाटकर बाई बर्थ और उसके बाद यहाँ पर अनादुराई, इन्होंने इसमें और भी स्टेट्स को इंक्लूड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल केरलाइट्स, कर्नाटकास, ये भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो सिर्फ तमिलनाडु एज सच नहीं, उसके अलावा भी जो एरिया है वो भी यहाँ पर द्रविड़ नाडु को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इनका ये कहना था। फिर उसके बाद ये जो गोल है ये 1962 के आसपास खत्म हो गया, क्योंकि उस समय इंडिया चाइना वॉर चल रही थी, तो जिसकी वजह से ये इशू जो है ये शांत पड़ गया। लेटर द डीएमके शिफ्टेड इट्स गोल टू द आइडिया ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। फिर बाद में यहाँ पर जो डीएमके की डिमांड थी वो यहाँ पर सेपरेट द्रविड़ नाडु की ना होकर बस इनको थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए थी, कि इनको टैक्सेस थोड़े ज़्यादा दे दो, बाकी इनके जो इश्यूज़ हैं उसमें इनको ऑटोनॉमी दो और यहाँ पर सेंटर इंटरवीन ना करे। तो आफ्टर अनादुराइज डेथ, करुणानिधि टुक अप द कॉस्ट ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी एंड कीप इट अलाइव थ्रू इंदिरा गांधीज टर्म। लेकिन बाद में ये जो इशू था ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। परहैप्स ड्यू टू अनादुराइज सब्सिक्वेंटली सॉफ्टेंड स्टैंड, द्रविड़ नाडु डिडंट फीचर इन एनी ऑफ द तमिल मूवीज। तो उसके बाद 1950-60s के बाद हमें यहाँ पर द्रविड़ नाडु का इशू नहीं देखने को मिलता है, और राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद तो द्रविड़ नाडु की बात ही नहीं हुई है। तो ये वापस से इशू आ गया क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। आगे चलते हैं। सप्लाई आउटलुक फेवरेबल, इन्फ्लेशन में ईज इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि जो अभी इन्फ्लेशन है वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से है, फ्यूल के प्राइसेस ज़्यादा हैं, फूड के प्राइसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से है। तो अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन ठीक हो जाती है तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। तो ओवरऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद द सप्लाई आउटलुक अपीयरिंग फेवरेबल, और यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। तो ऐसे में जो इन्फ्लेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 23 तक यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। फिर तो ओरिजिन्स ऑफ द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन है किसकी वजह से? तो इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी वजह से नहीं है। इन्फ्लेशन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सप्लाई साइड डिसरप्शन है। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई साइड डिसरप्शन हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन है। एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, जो कि यहाँ पर 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। तो ये सब ठीक हो जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है अपने आप ही यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। ये न्यूज़ ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ट्विटर की डील हुई थी विद इलॉन मस्क, तो हो सकता है कि ये डील ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जो इलॉन मस्क है वो पुल आउट कर रहे हैं। अब इलॉन मस्क क्यों पुल आउट कर रहे हैं? तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि ट्विटर ने ये कहा था कि उनके 5% स्पैम अकाउंट्स है, लेकिन ट्विटर में एक्चुअली 20% स्पैम अकाउंट्स है, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि इनको गलत स्टेटमेंट्स दिए गए थे और इन्होंने 5% अकाउंट समझ के डील की थी, लेकिन बाद में इनको पता चला यहाँ तो 20% स्पैम अकाउंट्स हैं। तो विच हैड असर्टेड दैट स्पैम एंड बॉट अकाउंट्स मेक अप लेस देन 5% ऑफ इट्स टोटल यूजर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, 20% है, इसीलिए यहाँ पर पुल आउट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। सेबी ऐसा सोच रहा है कि सेबी का प्रपोजल है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड यूनिट है उनको भी यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के अंदर ला दिया जाए। तो म्यूचुअल फंड यूनिट को भी यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के परव्यू में लाया जाए। तो एक बार हम इनसाइडर ट्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो एज सच इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी फर्म के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक के पास नहीं है, और आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उस कंपनी के यहाँ पर स्टॉक्स खरीद लेते हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। तो इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कह सकते हैं। Insider trading is defined as a malpractice wherein trade of a company's security is undertaken by a people who by virtue of their work उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरल पब्लिक के पास नहीं है, और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो यहाँ पर स्टॉक्स खरीद लेते हैं, स्टॉक्स बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉफिट हो जाता है। When insiders, example key employees or executives who have access to the strategic information about the company, और वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसको ही यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरी तरीके से डिस्करेज किया जाता है, और ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, क्योंकि इसकी वजह से जो बाकी स्टॉक होल्डर्स हैं वो यहाँ पर ग्रेट डिसएडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि यहाँ पर इनसाइडर जो ट्रेडिंग की है जिसने, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ पर जनरल पब्लिक के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग अनफेयर प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद लंका मे बी सेटल्ड आउटसाइड ACU। तो ACU क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेंगे। ACU होता है एशियन क्लियरिंग यूनियन। अब एशियन क्लियरिंग यूनियन में कौन कौन मेंबर्स हैं? तो सेंट्रल बैंक्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये करंटली मेंबर्स हैं यहाँ पर एशियन क्लियरिंग यूनियन के। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर्स हो गए। अब इसकी एक यूनिट है, उसका नाम है एशियन मॉनेटरी यूनिट। तो एशियन मॉनेटरी यूनिट इज द कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ ACU, और इसको डिनोमिनेट कर सकते हो फॉर एग्जांपल ACU डॉलर में, या ACU यूरो में, या ACU येन में। अब ये क्यों किया गया, क्यों यहाँ पर ज़रूरत हुआ कि एशियन क्लियरिंग यूनियन बनाई जाए, फिर यहाँ पर एक यूनिट बनाई जाए एशियन मॉनेटरी यूनिट? तो बेसिकली
पहले ACO के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, तेहरान ईरान में है और 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक के कहने पे। अब इनका ये था कि अगर रीजनल ट्रेड को प्रमोट करना है, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, तो ऐसे में पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर बनाई गई एशियन क्लियरिंग यूनियन, जिसमें ये सारे मेंबर्स जो हैं वो इसका पार्ट है, और उसके लिए एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट बनाई गई जो कि बनाई गई एशियन मॉनेटरी यूनिट। अब हम आगे चलते हैं। एज एंगर एक्सप्लोड्स ऑन कोलंबो स्ट्रीट्स, डेली ट्रेड्स विद कॉशन। तो दिल्ली क्या कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर श्रीलंका में चल रहा है, तो बेसिकली हमारी वेट एंड वॉच की पॉलिसी की हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो एज पॉपुलर एंगर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलंबो एक्सप्लोडेड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्ड श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा's रेसिडेंट सैटरडे, न्यू दिल्ली ट्रेड विद कॉशन। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो कैसे इस क्राइसिस को हैंडल कर रहा है। यहाँ पर हमने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बेसिकली हम श्रीलंका को और ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। श्रीलंका में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। अभी तक हम $3.5 बिलियन की इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। विल रीडबल वर्क टुवर्ड्स पीसफुल इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर ऐसा क्वाड का कहना है। क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें यहाँ पर 4 कंट्रीज आते हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। बाकी यहाँ पर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं क्वाड कंट्रीज़, और लीडर्स का यही कहना है कि हम यहाँ पर अपने एफर्ट्स को रीडबल कर देंगे फ्री, पीसफुल और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक बनाने के लिए। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।